नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 का टाइटल है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण से उसको अलग किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब अगर आपको किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देना है तो आप विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसका पालन कर ही क्या कर सकते हैं, उसके प्राणों को उससे छीन सकते हैं, अन्यथा किसी और प्रकार से आप उसके प्राण नहीं छीन सकते। आइए दोस्तों, इस आर्टिकल 21 को डिटेल में समझते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल आर्टिकल 21 के रूप में है, क्योंकि जो भी नए प्रकार के आपको अधिकार मिलते हैं न्यायपालिका आर्टिकल 21 के तहत उनको इंट्रोड्यूस कर देती है। आज हम आर्टिकल 21 के अंतर्गत आने वाले उन सभी अधिकारों को समझेंगे जो हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 कुल मिला के जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वाला है, ये हमें किसके लिए? कार्यपालिका और विधायिका दोनों से संरक्षण प्रदान करता है। अब इसके संरक्षण का स्तर कैसा है? यहां पर यह कहा गया है कि आपका जो ये आर्टिकल 21 है ये आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। कुल मिला के अमेरिकी जो संविधान है उससे थोड़ी समरूपता रखता है। अमेरिकी संविधान में दो प्रकार के संशोधन हुए थे। एक संशोधन हुआ था 5वां संविधान संशोधन और एक हुआ था 14वां संविधान संशोधन। इन दोनों संशोधन के माध्यम से यूएसए के संविधान में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के कुछ अधिकार जोड़े गए थे। उनमें उन्होंने एक बात जोड़ी थी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसके शरीर को प्राण से अलग करना है या प्राण को लेना है तो आपको सम्यक विधि प्रक्रिया किसका पालन करना है? सम्यक विधि प्रक्रिया का पालन करना है, और बिना सम्यक विधि प्रक्रिया का पालन किए आप किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से पृथक नहीं कर सकते। अब क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, और भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, इन दोनों चीजों को आज हम समझेंगे। पहले आपको मैं बता देता हूं, भारत में जो व्यवस्था है उसको हम कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूल स्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है, और यहां पर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब स्टैब्लिश बाय लॉ और प्रोसेस ऑफ लॉ ये दो अलग अलग वर्ड होते हैं। इनका एक सिंपल सा मतलब ये है कि अगर अमेरिका के अंदर किसी व्यक्ति को उसके प्राण से वंचित करना है, उसके अगर मृत्युदंड देना है, तो यहां पर ये कहा गया है कि नेचुरल जस्टिस, जो उसका नैसर्गिक न्याय है, उन नियमों के तहत चलकर ही आप क्या कर सकते हो, उसको मृत्युदंड दे सकते हो। जैसे मानते हैं कि अमेरिका की संसद ने कोई विधि बनाई और उस विधि के अंतर्गत ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया तो उसको फांसी दे दी जाएगी, उसने ऐसा किया तो उसको फांसी दे दी जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये न्यायपालिका यह तय करेगी कि जो कानून यूएसए वालों ने बनाया है, यूएसए वालों ने जो कानून बनाया है जो किसी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकारों से वंचित करता है, क्या इसके अंतर्गत नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत समाहित है या नहीं है। अगर ये नैसर्गिक न्याय पे इसके जो कानून हैं वो खरे नहीं उतरते हैं, अगर ये सब खरे नहीं उतरते हैं तो ये कानून समाप्त हो जाएगा और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उस व्यक्ति को उसके प्राणों से बचा लिया जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होगा, अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा तो वैलिड होगा और वैलिड होगा तो आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो ये यूएसए की प्रोसेस है। भारत में ये होता है शुरुआती दौर में, जब हमारा संविधान बना था तब ये कहा गया था कि हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं कर सकते। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब रूल स्टैब्लिश बाय लॉ। हमारी संसद ये संसद हो गई। लोकसभा ने किसी एक बिल को पास किया, राज्यसभा ने उसको पास किया, राष्ट्रपति ने उस पर साइन करी, ठीक है। सारे जितने भी प्रोटोकॉल थे सभी का पालन हुआ, एक कानून बन के सामने आया और इस कानून में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति ये काम करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये सब वैलिड हो गया तो न्यायपालिका केवल ये चेक करेगी कि ये जो कानून बना है क्या इसने सही प्रोसेस का यूज किया है। हाँ, लोकसभा में इसको पूर्ण बहुमत मिला, राज्यसभा में बहुमत मिला, राष्ट्रपति ने साइन किया, सारी प्रोसेस सही है कानून की, ठीक है। भले ये नेचुरल जस्टिस इसके अंतर्गत हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे संविधान में शुरुआती दौर में
नेचुरल जस्टिस जैसा कोई फंडा नहीं था। संसद ने जो विधि बना दी, विधि प्रक्रिया के तहत सही है, अब किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से हम वंचित कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे एक मोड़ आता है 1978 में। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ एक केस आता है और इस केस के अंतर्गत हमारे सामने एक चीज निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत बस ये कहा गया था कि आपको संसद की जो प्रोसेस है इसको चेक करना है, बाकी इस विधान को चेक नहीं करना है। तो न्यायपालिका ने इस आर्टिकल 21 की थोड़ी व्याख्या की और व्याख्या करने के बाद ये कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से बनाया गया कोई भी कानून अगर वो फेयर है, जस्ट है और रीजनेबल है, या हिंदी में कहें अगर वो उचित है, रिजु है और युक्ति युक्त है, तो ही आप क्या कर सकते हो, उसको वैलिड बोल सकते हो। तो यहाँ पर मेनका गांधी के केस में हमारे आर्टिकल 21 के अंदर थोड़ी बहुत परिभाषा जोड़ी गई और ये कहा गया कि अगर वो कानून न्यायपूर्ण नहीं है, रिजु नहीं है, तो आप इसको इनवैलिड भी घोषित कर सकते हो इस विधि को। तो कुल मिला के अब हमारी सिचुएशन कैसी हो गई है, हमारी सिचुएशन अमेरिका के जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके समान ही हो गई है। किंतु आज भी हमारे पास में जो रूल इस्टेब्लिश बाय लॉ है यही चलता है। हम विधि प्रक्रिया की बात करते हैं, पर ये इसके समानता की ओर जा रही है, नेचुरल नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के ऊपर काम कर रही है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। जब मेनका गांधी का केस आया 1978 का, तो आर्टिकल 21 की बहुत सी उदार परिभाषा दी गई और इस उदार परिभाषा की वजह से आर्टिकल 21 के अंतर्गत वे सभी अधिकार आ गए जो आर्टिकल 19 में छूट गए थे। तो जो भी अधिकार आर्टिकल 19 में नहीं आ पाए थे, वे सभी अधिकार हमने आर्टिकल 21 में डाल दिए और आर्टिकल 21 को यह कहा गया कि ये आर्टिकल नागरिकों के लिए भी है और गैर नागरिक दोनों व्यक्तियों के लिए आर्टिकल इजी वे में काम करता है। जैसे कसाब को हमने क्या करा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही मारा है, ठीक है। कसाब का हमने मर्डर नहीं किया है, कसाब को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से हमने कैसे अलग किया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। हमारे पास एक्ट था कि अगर कोई भी व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस करेगा अवैधानिक रूप से, आके फायरिंग करेगा, आतंकवादी गतिविधियां करेगा, तो उसको हम मृत्युदंड दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। तो हमने एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया का पालन किया और पालन करने के बाद कसाब को मृत्युदंड दिया। तो हमारे पास क्या है, रूल इस्टेब्लिश बाय लॉ है और हम इसी का पालन करके प्रत्येक अपराधी को मृत्युदंड देते हैं। अब आर्टिकल 21 के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो छूट गए हैं, जो दूसरे आर्टिकल में नहीं आ पाए और न्यायपालिका ने समय समय पर इन आर्टिकल्स को या इन अधिकारों को आर्टिकल 21 में ऐड किया है। तो हम लाइन बाय लाइन इन आर्टिकल को या इन अधिकारों को समझते चलते हैं। आर्टिकल 21 में पहला अधिकार दिया गया है विदेश जाने का अधिकार, जो 1978 में मेनका गांधी का केस आया था। इस केस में न्यायपालिका ने यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में जैसे आर्टिकल 19 में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता है, तो इसमें कहा गया है कि व्यक्ति जब चाहे जहां चाहे वहां संचरण कर सकता है, राइट टू लोकोमोशन, ठीक है। आपको संचरण करने की अबाध रूप से आजादी है। तो ये अधिकार जो है आपको मेनका गांधी के केस में प्राप्त होता है। मेनका गांधी के केस विदेश जाने के अधिकार के बाद एक केस आता है राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, और इस केस में आपको एकांतवास का अधिकार दिया गया है। जैसे हर किसी व्यक्ति को प्राइवेसी चाहिए, तो प्राइवेसी जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। मान लीजिए कि आप एकांत में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और लोग या सरकार आपको परेशान करती है, तो आपको एकांतवास का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने के लिए बहुत ही अच्छा अधिकार है। इसके अलावा आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीविकोपार्जन मतलब आपको आपकी आजीविका कमाने का अधिकार भी दिया गया है। परंतु यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि सड़क पर जो फेरी लगाते हैं या किसी भी सामान को घर घर डोर टू डोर जाकर बेचते हैं, तो ये जो अधिकार है फेरी लगाने का अधिकार, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आर्टिकल 21 में इसको मत लिखिएगा। ये अधिकार आपको आर्टिकल 19(6) के द्वारा प्रदान किया गया है। पर हाँ, जीविकोपार्जन करने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। वृत्ति आजीविका पेशा करने का अधिकार 19(6) और जीविकोपार्जन करने का अधिकार आर्टिकल 21। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा शिक्षा पाने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है और निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। 1989 में केस आया था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, और इस केस में ये फैसला दिया गया न्यायालय द्वारा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के तहत
मुफ्त में चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति को है। वो अपनी राज्य सरकारों से मुफ्त में चिकित्सीय सहायता प्राप्त कर सकता है। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो अगर उसके पास पैसा नहीं है, अपनी जान बचाना चाहता है, तो वो सरकार से आग्रह कर सकता है कि भैया मुझे निःशुल्क विधिक सहायता के साथ साथ आप निःशुल्क चिकित्सीय सहायता भी प्रदान करें। ठीक है, अगले अधिकार को देखें। 1989 में केस हुआ था परमानंद कटारिया बनाम भारत संघ, और इस केस में एक फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। और इसमें ये बात और स्पष्ट कर दी गई कि प्रत्येक सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल में कार्य करने वाले डॉक्टरों का एक परम कर्तव्य बनता है कि वो घायल को तत्काल क्या करें, सहायता उपलब्ध कराएं। इसके अलावा घायल व्यक्ति को पुलिस कार्रवाई या रिपोर्ट और इस प्रकार की लिखा पढ़ी की कार्रवाई से अविलंब रहते हुए उसको जितनी यथासंभव कोशिश हो कि उसकी हेल्प करें। तो इस प्रकार के जो अधिकार हैं वो आपको किस में दिए गए, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये भी आ जाता है। एक और बहुत बेहतरीन अधिकार है राइट टू शेल्टर, आश्रय प्राप्त करने का अधिकार। आपने देखा होगा रेन बसेरे, जो भी गरीब लोग हैं जिनके पास घर के टपरे या छत्तर नहीं है, उन लोगों को घर प्राप्त करने का अधिकार राइट टू शेल्टर के तहत किसके, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अगर किसी व्यक्ति के पास घर नहीं है तो वो राज्य सरकार से मांग कर सकता है कि साहब हमारी मदद कीजिए, तो उसको रेन बसेरे में स्थान दिया जाता है। आपने देखा होगा बस स्टैंड में बहुत सारे रेन बसेरे बने होते हैं। भारत सरकार के विरुद्ध एक केस हुआ था 2000 में। वर्ष 2000 में PUCN बनाम भारत संघ के केस में ये डिसीजन दिया गया कि निःशुल्क खाद्य सामग्री या भोजन प्राप्त करने का अधिकार भी भारत के नागरिकों को है। और ऐसे व्यक्ति जो भूख से पीड़ित हैं तो वे राज्य सरकार से निःशुल्क खाद्य सामग्री और भोजन पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा कर्तव्य जो है वो राज्य सरकारों पर सौंपा गया है कि वो उनकी सहायता करें। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में एक बेहतरीन निर्णय दिया गया, और इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु प्राप्त करने का अधिकार है। अगर राज्य सरकार आपके निवासी एरिया में किसी खतरनाक कारखाने को स्थापित कर देती है तो आप उस कारखाने को बंद कराने की पिटीशन भी लगा सकते हैं, अगर वो आपका जल प्रदूषित करता है या आपके माहौल की, वातावरण की वायु को प्रदूषित करता है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यायालय ने आपको स्वच्छ जल और वायु प्राप्त करने का अधिकार भी दिया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस आया था सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। 2010 में ये केस आया और इसमें एक बड़ा ड्रामेटिक फैसला दिया गया, और बहुत बेहतरीन फैसला कहूँगा मैं इसे, कि किसी भी महिला को एक स्वतंत्रता दी गई है कि वो चाहे तो संतान की उत्पत्ति करे या न करे। कोई भी महिला मैथुन करने से इनकार कर सकती है और साथ ही साथ गर्भ निरोधक के अन्य साधन का उपयोग करके गर्भपात भी कर सकती है। तो आर्टिकल 21 प्रत्येक महिला को गर्भपात करने की इजाजत देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन फैसला दिया गया आर्टिकल 21 के तहत। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीने की स्वतंत्रता तो है, तो मरने का अधिकार भी समाहित है क्या? तो इसका उत्तर ये है कि जीने की स्वतंत्रता तो है किंतु मरने का अधिकार इसमें समाहित नहीं है। एक केस हुआ था मुरली देवरा बनाम भारत संघ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि धूम्रपान करना एक गलत आदत है, और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपनी सेहत के साथ तो नुकसान है ही, साथ में आप सार्वजनिक स्थान पे उपयोग लेने वाले दूसरे लोगों के प्राणों को भी संकट में डाल दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करेगा तो उसे एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के बाद में एक और अच्छा फैसला दिया गया, और इसमें कहा गया कि महिला कर्मचारियों का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न करना जो है वो लैंगिक असमानता और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के विपरीत जाता है। तो किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न करता है, लैंगिक उत्पीड़न, तो वो आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन करता है। इस प्रकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार समय समय पर ऐड किए गए। न्यायपालिका इसमें इतने सारे अधिकार ऐड कर देती है कि आर्टिकल 21 का स्वरूप आज की तारीख में अवशिष्ट अनुच्छेद के रूप में हो चुका है, कि जो भी स्वतंत्रताएं कहीं पर भी निहित नहीं है, अगर हमें उसको ऐड करना है तो आर्टिकल 21 में ऐड करके हम उसको प्रदान कर सकते हैं। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के आर्टिकल को बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया गया है हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये आर्टिकल आपको जीवन जीने में मदद करता है। याद रखिएगा, आत्महत्या करना एक अपराध है, ठीक है, आप जीवन जीने का अधिकार है किंतु मरने का अधिकार नहीं है। एकमात्र ऐसा अपराध जिसे कर दिया तो कोई दंड नहीं है, पर अगर करने में असफल रहे तो दंड है, वह है आत्महत्या। अगर आप आत्महत्या करते हैं
और करने में असफल रहते हैं तो आपको 2 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है। किंतु आत्महत्या के इस सेगमेंट को थोड़ा सा संशोधित कर दिया है और अब दंड की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। किंतु किसी भी सूरत में स्वयं के प्राणों के साथ किसी भी प्रकार की हानि करना एक अमानवीय कृत्य है। तो आर्टिकल 21 इस चीज को मना ही करता है। जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ नॉलेज को फैलाइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जो नीचे रेड रंग का बटन दिख रहा है उस पर हाथ मारिए, उंगली मारिए, आई डोंट केयर, टिक हो जाना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 21A के बारे में।